नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। इसके डेफिनेशंस बेसिकली ये बेसिक डेफिनेशन है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो स्टैंडर्ड 6th या 7th में पढ़ाए जाते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस दैट इनपुट एंड गिव्स डिजायर्ड आउटपुट। अब यहाँ पे जो सबसे पहले समझने वाली बात है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। अब यहाँ पे दो चीजें आती है कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों होता है, ये इलेक्ट्रिक मशीन क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे कि हीट के रूप में, लाइट के रूप में, साउंड के रूप में। मतलब इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड कंडीशन में होता है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि ये एसी करंट को यूज करता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको कंट्रोल करके हम अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब नंबर दूसरा ये है कि इसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं, इसमें कौन सा मेटल यूज होता है, इसमें जो मेटल यूज होता है वो होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। अब इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है। जैसे कि हम स्विच दबाते हैं और हमारा बल्ब जल जाता है, या फिर हम स्विच दबाते हैं और हमारा फैन चालू हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो स्लो होता है। जब भी हम अपने एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो उस उस गति से ऑन नहीं होता है, मतलब थोड़ा देर, थोड़ा ना थोड़ा समय उसमें लग जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे ट्रांसफर, मोटर, जनरेटर, ईटीसी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, एम्पलीफायर, ईटीसी। अब ये डायग्राम के थ्रू हमने बनाया है कि ये इनपुट, ठीक है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर वो डिजायर्ड आउटपुट दे देगा। अब जो हम इनपुट देंगे वो हम इनपुट जो है वो हम 3 तरीके से दे सकते हैं। बेसिकली 3 तरीके, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ 3 तरीके को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इनपुट हम थ्रू डेटा के थ्रू दे सकते हैं, दूसरा हम थ्रू प्रोग्राम के रूप में दे सकते हैं, तीसरा हम यूजर रिप्लाई के रूप में दे सकते हैं। अब डेटा के थ्रू कैसे दे सकते हैं, अब डेटा इंटर करके दे सकते हैं, जैसे हम अपने कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू हम डेटा इंटर करके उसको दे सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि भाई डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है कि रॉ डिटेल्स व्हेन प्रोसेस्ड, जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो वो यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया देता है। जैसे यदि हमें दो चीजों का एडिशन करना है तो उस एडिशन करने से पहले हमें उसमें डेटा डालना पड़ेगा ना, कि भाई इसका ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, तब हम उसको कहेंगे कि भाई इसको आप एडिशन कीजिए, और तब हमको जो यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए तभी मिलेगा। अब प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर इन स्टैटिक स्टेट। ठीक है। अब जब प्रोग्राम डायनेमिक स्टेट में हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ। अब तीसरा नंबर कैसा हो गया, तीसरा नंबर हो गया कि भाई यूजर रिप्लाई के थ्रू। मतलब यदि हमसे कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन आंसर के थ्रू, सिंपल मीनिंग यही होता है इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। मेन टास्क जो होता है कंप्यूटर का वो क्या होता है कि गिवन आउटपुट ऑफ एन, मतलब जब हम कोई भी उसमें इनपुट देंगे तो वो हमें जो है वो एफिशिएंट मैनर में हमें जो आउटपुट चाहिए वो दे। अब अगला टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला है कि स्पीड। एज यूजुअल, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो मतलब बहुत हाई पावर की मशीन होती है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत चंद सेकंड में सॉल्व कर सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि एक मूवी का एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एवेंजर्स एंड गेम था। तो उसमें क्या था कि पहले क्या था कि भाई एक एक आदमी को हम गोली से मारते थे, उसके बाद थैनोस आया, उसने बस चुटकी बजाई, काम खत्म।
ठीक है, तो सबसे पहला हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा नंबर है एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो होता है वो वेरी हाई एक्यूरेसी को प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें जो है जो अब इसका एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करता है, तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे कि भाई उसका सीपीयू कैसा है, उसका जितने भी उसमें अंदर में हार्डवेयर लगे हुए हैं वो कितने अच्छे क्वालिटी के लगे हुए हैं। अब जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या है, वो डिलीजेंस का है। मतलब जो हमारा कंप्यूटर है वो एज ह्यूमन के जैसे उसमें कोई टायर्डनेस, फैटिग्स या लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा भी काम किए उसके बाद चलो भाई अब थक गए, अब सो जाते हैं, फिर उस दोबारा काम को नहीं कर सकते। जबकि कंप्यूटर में क्या है कि वो जो है सो किसी भी काम को कितने भी समय तक कितने भी बार कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। अब रिलायबिलिटी मतलब एज यूजुअल हम जानते हैं कि वो बहुत ही रिलायबल होता है। मतलब उसका जो कंप्यूटर का जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो कंप्यूटर जो है कभी भी गलत एरर खुद से नहीं देता है। जो भी वो गलत एरर हमें प्रोवाइड करता है वो यूजर के द्वारा दिया गया गलत एरर के हिसाब से। मतलब यदि हम इनपुट उसको गलत देंगे तभी वो हमें गलत आउटपुट देगा। अब इसको हम क्या क्या कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, गीगो प्रिंसिपल। मतलब यदि हम गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज आउट होगा। ठीक है। अब पांचवा नंबर जो इसका प्रॉपर्टीज है वो है वर्सेटिलिटी। मतलब जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत सारे टास्क को मतलब बहुत सारे डिफरेंट पर्पस के लिए एक साथ एक समय में कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कंप्यूटर के पास भाई अपना कोई दिमाग तो होता नहीं है, तो इट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन एज लॉन्ग एज दे कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। अब चूंकि दिमाग नहीं होता है तो ये अपना डिसीजन जो है वो नहीं ले सकता है। यहाँ पे एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि वो क्वालिटेटिव कंसिडरेशन जो जिसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब समझ सकते हैं ना कि मतलब जिसमें कि सोचने की क्षमता, वैसे डिसीजंस को वो नहीं ले सकता है। कुछ हद तक वो लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन जब वहाँ पे क्वालिटेटिव कंसिडरेशन की बात होती है या कंपेयरनेस की बात होती है तो उसको वो नहीं कर सकता है। अब बेस्ड ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर या उसका जो टेक्नोलॉजी के आधार पे उसको जो है सो बहुत सारे फेजेज में या बहुत सारे जनरेशन में डिवाइड किया गया है। जनरली 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो अब हम फर्स्ट जनरेशन पे आते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है उसका पीरियड क्या है, 1940 से लेकर के 1956 के बीच में। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। कौन सा टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। किसके लिए, तो फॉर कैलकुलेशन एज वेल एज स्टोरेज एंड कंट्रोल पर्पस, दोनों के लिए। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो गिलास का बना होता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, फिलामेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज फिलामेंट इनसाइड इट। ओके। तो जब अब क्या होता है कि जब हम फिलामेंट को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है जो कि हमें हेल्प करता है, जो कि हमें मतलब हेल्प सहायता प्रदान करता है एम्प्लीफिकेशन एंड डी एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। अब इसमें जो आपका जो मीडियम होता है कि भाई हम इनपुट या आउटपुट हम किस मीडियम के थ्रू देते हैं, तो इसमें जो इनपुट आउटपुट दोनों जो होता है वो पंच कार्ड या प्रिंट आउट के थ्रू इसमें दिया जाता है। अब इसका एग्जांपल जो है वो है यूनिवैक और एडवैक। यूनिवैक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एडवैक का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रहे इसका फुल फॉर्म पूछा भी जाता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें चूंकि फिलामेंट का यूज किया गया था, तो अब फिलामेंट्स क्या होते हैं कि बहुत सारे फिलामेंट्स का इसमें यूज किया गया था, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है। मतलब इतना ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है कि आपको बिना एयर कंडीशन के इसके हार्डवेयर जो है वो फंक्शन जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका यहीं पे डिसएडवांटेज लिखा गया है कि भाई ड्यू टू द सिंस यूज फिलामेंट दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। मतलब ये फिलामेंट का यूज करता है बिकॉज ऑफ द फिलामेंट यूज मच अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट करता है। मतलब हमें कूलिंग फीचर्स की आवश्यकता होगी, मतलब कॉस्टली पड़ेगा।
और सेकंड जो इसका जो मोस्ट आई थिंक जो मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज है, मोस्ट जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही फॉलो करता था। मतलब इस एक तो इसमें कोडिंग करना सबसे पहले बहुत कठिन हो जाता था, तो इसलिए भी ये बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। अब इसका जो साइज, अब इसका जो बहुत ही ज्यादा बड़ा साइज का होता था, ठीक है ना, तो इसके लिए इसमें क्या होता था कि इंस्टॉलेशन की भी प्रॉब्लम आती थी कि भाई उसने कैपेसिटी चाहिए, बड़ा सा हॉल चाहिए, और ये जो है सो फ्लेक्सिबल नहीं होता था। मतलब ये एक बार में बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, मतलब ये सिर्फ कुछ कामों के लिए ही बनाया गया था। मतलब ये एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। चलिए अब अगला जो हमारा टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के भी बारे में। तो जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उसका पीरियड जो है वो 1956 से 1963 के बीच में इस मतलब इसी के बीच में इसका जो है सो आविष्कार हुआ था। अब इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाती है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो ट्रांजिस्टर की यूज की जाती है। अब इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया गया था शॉकले, ब्रैटिन एंड बार्डीन बार्डीन के द्वारा 1957 में, और इसी के कारण आई थिंक वो लोग नोबेल प्राइज भी जीते थे। अभी ये सबसे पहले तो बात आती है कि भाई ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो जो एक ट्रांजिस्टर है वो एक ऐसा प्रकार का डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं, कि जिसका यूज किस लिए करते हैं, टू इंक्रीज द पावर ऑफ इनकमिंग सिग्नल बाय प्रिजर्विंग द शेप ऑफ इट्स ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, तो मतलब जो हमारा जो पावर जो हम देते हैं उसको हम क्या करते हैं कि भाई उसके पावर को जो है सो हम प्रिजर्व करके रखते हैं, इंक्रीज करते हैं पावर को, इनकमिंग पावर को, और जबकि उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसका जो है सो अब जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि वो तीन चीज के मेनली कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। अब बेस क्या होता है कि ये इनपुट गेट होता है कि जो भी सिग्नल जिसको कि एम्पलीफाइड कर रहा है वो यदि इस ट्रांजिस्टर में प्रवेश करेगा तो किसके द्वारा प्रवेश करेगा, बेस के द्वारा प्रवेश करेगा। इस कलेक्टर का क्या काम होता है कि जो भी वो सिग्नल है उसको क्या करे, उसको एम्पलीफाइड करने के बाद उसको कलेक्ट करे, ठीक है। और फिर जो एमीटर होता है उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू ये सिग्नल जो है वो मतलब एमीटर जो है वो आउटपुट गेट की तरह काम करता है, सिंपल वे में कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई हम ट्रांजिस्टर का यूज क्यों करते हैं वैक्यूम ट्यूब के अलावा। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में लेस पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। और तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट देन वैक्यूम ट्यूब एंड आल्सो टेक लेस स्पेस इन कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मतलब ये हीट भी कम उत्पन्न करता है, और जो वैक्यूम ट्यूब की तरह ये जो है सो वो कम स्पेस में आई थिंक छोटे से स्पेस में भी काम चलाया जा सकता है इसका। अब ये रिलायबल भी होता है, फास्टर भी होता है और एफिशिएंट भी होता है, और ये उस टाइम का सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी कहा जाता था। यहाँ तक कि आज भी बहुत सारे जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। अब इसमें भी जो आपका जो अब इसमें जो एडवांटेज है या फिर जो डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज तो हमने पहले ही देख लिया कि चूंकि इसका में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है तो ये रिलायबल होता है, ज़्यादा फास्टर होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है ज़्यादा। उसके बाद इसका जो कॉस्ट, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी कुछ हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट मीडियम इसमें भी सेम होता है। मतलब इसमें भी हम इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड और प्रिंट आउट का ही यूज करते हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें भी आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए होती है। मतलब इसका भी मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाता है। अब ये भी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मतलब ये भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसको भी बनाया गया था फॉर स्पेशल पर्पस, मतलब किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए इसको बनाया गया था। अब इस दोनों में जो है वो कॉमन जो है जो वो यही था कि इसमें भी जो है पंच कार्ड का यूज किया जाता है प्रिंट आउट के लिए, और पंच कार्ड या प्रिंट आउट का यूज किया जाता है फॉर इनपुट या आउटपुट के लिए। अब इसका एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। तो IBM 1401, PDP-8 एंड IBM 7090।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।